वो सम्मान कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय। जिला प्रभारी भाई मोहित राजदास जी पुष्प अर्पित करें, डीएल भट्टी जी पुष्प अर्पित करें। आ जाओ सराम जी आप इधर चप्पल जहाँ हाफिज की तरह उतारिएगा नहीं, 3 लोग नहीं होंगे, 4 लोग। काशीराम आ जाओ। काशीराम आइए, काशीराम जी, काशीराम चलो। साहब पूछ रहे थे, बताओ। कमेटी के लोग हैं इधर, राम सहारे जी, राम सहारे खड़े हो जाओ भैया। आ जाओ भैया। राम मिलन जी, राम मिलन चौहान राम मिलन चौहान जी आओ। भाई तो आप। राम स्नेही, रामदीन पिताजी का नाम। साहब वो जोहड़ा लेके गए हैं। कारण से भैया इधर खड़े हो। प्रधान जी माला जल्दी मंगवा लो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22। बाबा साहब अमर रहे, महात्मा कांशीराम साहब अमर रहे, महात्मा कांशीराम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनिए, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बाम सेव DS फॉर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए जनपद बाराबंकी विधानसभा रामनगर और सेक्टर विछलका, लिखे तो नहीं हो इसमें ना, हमें याद कैसे रहेगा, सेक्टर विछलका की ये बैठक हो रही है, जिसमें हमारे मोहित राजदान जी जिला प्रभारी हैं, BL गौतम जी विधानसभा प्रभारी हैं, CP आज़ाद जी वरिष्ठ नेता, आरिफ अंसारी जी, सत्यराम सोनकर जी वरिष्ठ नेता, अजय गौतम जी विधानसभा प्रभारी, रंजीत कनौजिया जी, सुरेश चंद्र गौतम जी बामसेफ, शिव कैलाश गौतम जी, विजय गौतम जी, हकीम आयूब अंसारी जी, अवधेश रावत जी, सुरेश रावत जी वरिष्ठ कार्यकर्ता, राजू गौतम जी एडवोकेट, राम नरेश गौतम जी, परशुराम गौतम जी, हंसराज गौतम जी, रमेश गौतम बामसेफ, जगदीश रावत जी वरिष्ठ कार्यकर्ता, अश्वनी गौतम जी, राम सजीवन सेक्टर अध्यक्ष जी, और इस सेक्टर के हमारे सभी पदाधिकारीगण, बूथ के जो सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, इधर माताएं बहनें मौजूद हैं। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। देखिए, ये कोई जनसभा नहीं है, ये सिर्फ एक सेक्टर की बूथ कमेटी जो बनी है उसी की समीक्षा हो रही थी। क्योंकि अभी 16 जनवरी को मान्या बहन जी ने एक बैठक लिया था लखनऊ में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग बुलाए गए थे, जिसमें बहन जी ने कहा कि आप लोग सेक्टर वाइज कैडर कायम करो। उस सेक्टर कैडर कायम में बूथ की कमेटी और सेक्टर की कमेटी रहेगी। लगभग एक सेक्टर में 62 लोग ही हो जाते हैं और हर बूथ से
हर जाति के, कोशिश ये हो हर बूथ पर हर समाज के करीब 100-150 लोग वो आ जाएं, तो लगभग 150-200 का एक कैडर कैंप होगा जो चल रहा था, जिसका समय मार्च लास्ट तक मान्या बहन जी ने दिया था। लेकिन 2 मार्च को ही मान्या बहन जी ने पुनः एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहन जी को शायद हम जो यहाँ कर रहे हैं इसकी खबर नहीं होगी, लेकिन बहन जी को सारी खबर रहती है। मान्या बहन जी ने हम लोगों को बुलाया, कहा कि जो आप लोग कैडर कैंप कर रहे हो, उस कैडर कैंप में जो मैंने बताया था, जो मकसद था, बूथ सेक्टर कमेटी रहेगी, बाकी हर समाज के लोग रहेंगे, तो उस कैडर बैठक में बूथ कमेटी सेक्टर कमेटी आपकी है नहीं, वो नहीं पहुंच रही है। अगर बूथ की कमेटी मजबूत नहीं रही तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहन जी ने कहा आप जाओ बूथ और सेक्टर कमेटी का गठन करो, और ये गठन करने में चाहे 1 महीना लगे चाहे 2-3 महीना लगे, लेकिन सही रूप में बूथ सेक्टर कमेटी की पहले गठन कर लो, फिर कैडर कैंप करो। तो आज मैं जो आया हूं, ये सेक्टर शायद हमारे बरातीलाल भाई जी का है, जो हमारे विधानसभा प्रभारी हैं। क्यों बरातीलाल भैया, आप ही का सेक्टर है? हमारा घर है। हाँ, तो इसीलिए हमने ये कहा कि ये प्रधान भी हैं और हमारे जिला प्रभारी भी रहे हैं। जिला प्रभारी में कुछ पद कम हुए हैं, इसलिए विधानसभा प्रभारी हैं। तो हमने कहा पहले इनके सेक्टर का हो जाए। तो ये 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जो लगे, बूथ सेक्टर कमेटी बढ़िया बना लो, फिर उसके बाद समीक्षा करो। हमने कहा ना कि मुझे माला नहीं पहनना है, अब मैं माला तब तक नहीं पहनूंगा जब तक सभी हमारे बूथ सेक्टर कमेटी आप दुरुस्त नहीं कर लोगे। लेकिन जबरदस्ती पहना ही दिए तो हमने पहन लिया। लेकिन हमने अपने बूथ सेक्टर कमेटी को सबको माला पहनाया। कारण क्या है? अगर बूथ आप नहीं जीते तो हम सब बेकार हैं। ये जो इस्लामी नेता बने बैठे हैं सब लोग, हम सब बेकार हैं। अगर बूथ कमेटी अच्छी बन जाए, एक बूथ कितने वोटर होते हैं? लगभग 1000, कहीं 1200, कहीं 900, कहीं 1100। अब 1000 लोगों में हमें 1000 लोगों में बंद करो, 1000 लोगों में खाली 6 लोगों को ढूंढना है, 6 आदमी को। एक सेक्टर सचिव आबलिक बूथ प्रभारी होगा, एक बूथ अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, तीसरा संगठन सचिव, चौथा संगठन सचिव और 5वां संगठन सचिव। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 संगठन सचिव, एक सेक्टर सचिव आबलिक प्रभारी। ईमानदारी से अगर हमारे ये 6 पदाधिकारी बन जाएं और ये कुछ ना करें, खाली जो बहन जी ने काम किया है 6 साल 6-7 महीने में, उसी काम को ये 6 आदमी घर घर में जाके बता ले जाएं। क्योंकि इस देश को 75-76 साल सरकार चलते हुआ है। इन 75-76 सालों में जो अन्य पार्टियों ने जो काम किया है, उसका कई गुना बढ़िया काम मान्या बहन जी ने 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाने का काम किया। और अगर उस काम को हम बता ले जाएं तो हमें बूथ जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्या ये रामनगर विधानसभा बीएसपी नहीं जीती है क्या? कई बार जीती है ना। तो हमारे मनोबल नहीं गिरने चाहिए। हमारे मन में जो विपक्षियों ने नेगेटिविटी फैलाई है, ये नेगेटिविटी मन से बाहर करो और ईमानदारी से जो मान्या बहन जी की चाहत है, जो बहन जी ने हम लोगों को गाइडलाइन दिया है, उस गाइडलाइन के तहत ईमानदारी से बूथ सेक्टर कमेटी का गठन कर लें और फिर उन बूथ सेक्टर कमेटी का और हर समाज के हर बूथ से कुछ लोगों को बुला के अगर ये कैडर कैंप चल जाए तो कोई बूथ आप हार नहीं सकते हो। सही है कि गलत बताओ? अगर आप हर बूथ जीत जाओगे तो विधायक किसका बनेगा? और अगर बसपा विधायक बनेंगे तो मुख्यमंत्री किसका बनेगा?
तो ये हमें काम करना है। जड़ हमारी यही बूथ सेक्टर है। भले ही मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से जब तक सेक्टर बूथ कमेटी बन नहीं जाएगी तब तक उस सेक्टर बूथ कमेटी को फाइनल नहीं करूंगा। आज ये बराती लाल जी आज प्रभारी हैं, यहां के विधानसभा अध्यक्ष जी आज शायद है नहीं। महासचिव कौन है यहाँ के? खड़े हो जाएं। महासचिव, ये महासचिव हैं। उपाध्यक्ष रंजीत जी उपाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जी हैं। और अब आपको मैं बोल रहा हूं, सभी लोग समझ लो। खड़े हो जाइए। क्यों बैठ गए उधर? कौन थे? आप भी खड़े होइए। आपका क्या पद है? प्रभारी हैं। प्रभारी आप 2 लोग हो गए, 2 बूथ 2 सेक्टर, और ये सेक्टर के महासचिव 3 4 5 6, और एक और हो जाएंगे सचिव। बीबीएफ को हटो। ये हमारे 7 पदाधिकारी होंगे। बीबीएफ 8, बामसेफ 9। बीबीएफ का काम है कि आपके साथ ये, अब आपके बाद आप टोपी लगा के आओगे, नीली शर्ट पहन के आओगे, व्हाइट शर्ट नीली पैंट, और आपके साथ 10 लोग और रहेंगे, उनके साथ 10 लोग और रहेंगे। तो वो कमेटी चेक कर लीजिए, वो हमें लगता बन गई होगी। अध्यक्ष जी बता रहे थे बामसेफ के। तो ये कमेटी हमारी हो जाएगी। आप बैठ जाओ। ये तो बैठ जाएंगे, लेकिन जो आप लोग हैं, आप एक सेक्टर खाली कितने दिन में गठन कर सकते? खाली एक सेक्टर कई दिन में? कहीं 3 बूथ होता, कहीं 2 होता है, कहीं 1 होता है। पोलिंग होगी 3 नहीं 4। और ये कमेटी यहां हमने मीटिंग का डेट 3 दिन 4 दिन पहले दिया है। माननीय साहब की जयंती का तारीख थी 15 को। 16 से गठन हो रहा है। ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आज 23 तारीख है। 8 दिन हो गया। आज मैं बता रहा हूं, प्रो फार्मा ले लीजिए। एक सेक्टर कमेटी का प्रो फार्मा, उसके नीचे 10-11 बूथ का प्रो फार्मा। एक आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए, एक आप। ठीक है। 2 विधानसभा प्रभारी और एक अध्यक्ष 3, एक उपाध्यक्ष 4, एक महासचिव 5, एक सचिव 6, कोषाध्यक्ष 7। बैठ जाओ। 7 लोग। आप 6 दिन कह रहे हो, आप 3 दिन कह रहे हो, हम 8 दिन का मौका दे रहे हैं। 7 सेक्टर हमें 8 दिन में बन के मिलना चाहिए। बैठ जाओ। कोई दिक्कत है अभी? क्या बोल नहीं रहे हो? फिर हम और किसी को नहीं है। ये जो 7 पदाधिकारी आप लोग हैं, बैठ जाओ। आप लोग कम से कम अपने अपने घर, जिसका घर जिस सेक्टर में आता हो, ये एक सेक्टर तैयार हो जाए। हम 8 दिन का समय दे रहे हैं इनको। 62 रसीद, जितने बूथ होंगे उस हिसाब से 62 पैसे रसीद और प्रो फार्मा, ये इनको दे दीजिए। सदस्य भी बनाना पड़ेगा ना, 50 रुपए एक सदस्य। जितने लोग पदाधिकारी बने, इनको सदस्य बना लिए हैं। रसीद नहीं कोई हाथ में लिया था। अब ये 7 सेक्टर हमें तैयार चाहिए 8 दिन में। ठीक है। और ये हिसाब उसी से लिया जाएगा जो पदाधिकारी हैं। एक सेक्टर का जो ना जान पाया उसको समझा दो कैसे होना है। बिचलखा सेक्टर हमारा घर है, तो हम यही सेक्टर देखेंगे, यही बिचलखा सेक्टर। अरे तो फिर एक दिन हमको हर्जा कराओगे? तो कह रहे बिचलखा तो आपको देखते हुए 8 दिन हो गया, फिर से देखो इसको। फिर बुला लेंगे। बैठो। हम ये कह रहे हैं, आप प्रभारी हो, यह सेक्टर तो गठन करना है आप दोनों लोगों को, लेकिन देखना है आपकी कमेटी भी कर रही कुछ कि नहीं। ये नहीं कि हम एक देखेंगे बस। ये 7 सेक्टर 8 दिन में, एक सेक्टर 8 दिन में, 8 दिन में बन ही जाएगा ना? बोलो जोर से। हाँ, ये बनाओ और बना करके तैयार करो। देखिए, जब तक सेक्टर सही नहीं होगा, हम कभी भी आपके सेक्टर में भी आएंगे, कभी आपके यहाँ आएंगे और बताएंगे कि अपनी सेक्टर बूथ कमेटी बुला लो खाली। और अगर कोई सीनियर आदमी आपके यहाँ हो, जैसे बाबूजी हैं, इनका सेक्टर जिसमें हो, अगर आपको सहयोग लेना चाहो तो पूरा। भैया है बाबू, ये महत्वपूर्ण बात हो रही है। लच्छेदार भाषण तो ताली बजत हो गमगमाहट, जितना भाषण दे हम हमें समझे दो काम का होना। आपको दे दो एक
आपका सेक्टर भी है इसी में? गठन करते रहे हैं लगातार। आपका अपना एक सेक्टर खाली जिसमें घर पड़ता हो, जो भी जिम्मेदार लोग हों, इनको रसीद प्रोफार्मा दे दो। अब 8 दिन के बाद हमें कटी हुई रसीद और भरा हुआ प्रोफार्मा चाहिए, ठीक है? जो भी जिम्मेदार लोग हैं, बिना पद के भी, खाली पद वालों को नहीं, मतलब जो बिना पद के भी हैं, अगर वो काम करना चाह रहे हैं, उनका भी सहयोग लो। क्योंकि जानते हो क्या होगा, फिर जो पद वाले हैं ये नहीं कर पाएंगे, बिना पद वाले करेंगे तो ये उनके स्थान पहुंच जाएंगे। जो बिना पद वाले काम करेंगे, ये पद वाले फिर हट जाएंगे, ये हो जाएंगे। पद में कोई सैलरी थोड़ी किसी को मिल रही, काम ना कर सके तो दूसरे को बनाओ जो काम कर सके, इसका इतना मतलब है। साथियों, इतनी मजबूती से हम इस पे प्रेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा है कि 7 से 12 तक मान्य भाई जी की सरकार थी। पीछे कौन लोग हैं भाई जो बोलते हैं? बैठो, आप बैठो। 7 से 12 तक वीएसपी की सरकार थी, अब 12 से 17 तक समाजवादी की थी और 17 से आज तक बीजेपी की चल रही है। अरे आ जाओ, बैठो, तुम लोग भी, का सब चले गए क्या समझाने के लिए? और जो सरकारें चली हैं, आज सरकार चल रही है, आज हमारा कोई भी नौजवान पढ़ा लिखा, हमारे माँ बाप जो पढ़ा लिखा के तैयार करते हैं, भेजते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख लिया है, ये जगह निकली, फार्म भरेगा और जाएगा परीक्षा देने। और जब परीक्षा देने जाता है तो वहां पहुंचने के बाद पता लगी पर्चा लीक हो गया। लेकिन यही जब 2007 से 12 तक बहन जी की सरकार थी, तो मान्या बहन जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़ा, एससी, एसटी, मुस्लिम, सर्व समाज को न्याय दिया, नौजवानों को नौकरी तमाम दिया। यहां तक कि आपने देखा होगा कि एक नया पद सृजित हुआ था सफाई कर्मी का। यह नया पद सृजित क्यों करना पड़ा? क्योंकि देश के 78 साल आजादी के बीत जाने के बाद भी आज भी तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं कि जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज्यादा आज भी शिक्षा गरीबी के नाते नहीं हो पा रही। क्या ऐसे घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए क्या? बोलो। अगर होनी चाहिए तो ये बात किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? इस बात को अगर किसी ने सोचा तो मान्या बहन जी ने सोचा। अरे बैठे रहे तो भाई, चुप्पे बैठे लोग। मान्या बहन जी ने इस बात को सोचा। हमने देखा है तमाम ऐसे घर परिवार थे जो सफाई कर्मी में नौकरी पाए हैं कि उनके घर पे छत नहीं थी, गरीबी के नाते उनके मां बाप के तन पे अच्छे कपड़े नहीं थे, गरीबी के नाते उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। हम तो धन्यवाद देते बहन जी को जो हमारे लिए देवी हैं कि उन्होंने ऐसे गरीब घरों की तरफ भी निगाह किया कि जिनके घर में 1,08,000 नौकरी गरीबों के घर में गई। और आज उनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे, छत भी पड़ गई, उनके मां बाप के तन पे अच्छे कपड़े भी आ गए। इतने नहीं, 1 महीना की सैलरी से अगर राशन खरीद के ला के रख दें तो पूरा साल भर उनका पूरा परिवार खूब पेट भर के खाएगा। 5 किलो के लिए भीख के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सही कह रहा हूं कि गलत? आज जो भाजपा के लोग कहते हैं, पाल साहब आप चाहे इतना समझाओ, आपका वोट तो हम 5 किलो राशन देके ले लेंगे। क्या इसीलिए बाबा साहब ने वोट के लिए संघर्ष किया था? इसीलिए लड़ाई लड़े थे? आप बाबा साहब की तस्वीर देखते हो जहां लगी होती है, एक हाथ में संविधान है, एक हाथ से इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, ए मेरे सर्व समाज के गरीब लोगों, हमने इस संविधान में बड़ी मेहनत से वोट का अधिकार दिया है। क्या? वोट का अधिकार। अगर इस वोट का सही उपयोग आपने कर लिया
तो इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपका कब्जा हो जाएगा। और उसी दिन मेरा बनाया हुआ संविधान इस देश में ईमानदारी से लागू हो जाएगा। आज भी बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो पाया। आज भी गरीब आदमी मर रहा है और बड़े आदमी होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि उस वोट का सही उपयोग हम नहीं कर पाए। अभी आपने देखा चुनाव हुआ था 24 का, 22 का, 22 में भी बहुत बड़ी साजिश हुई, 24 में साजिश हुई। और ये साजिश से हम तभी लड़ पाएंगे जब हर बूथ पर हमारी मजबूत टीम तैयार हो जाएगी। अगर बूथ पर मजबूत टीम नहीं रही तो साजिश करने वाले ऐसे ही सफल होते रहेंगे। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं कि बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी मजबूत करो। जैसे अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, सीधे दो खेमे में लड़ाई बनाई गई। एक तरफ इंडिया गठबंधन 28 दल लेकर के कांग्रेस की अगुवाई में, एक तरफ एनडीए गठबंधन 38 दल लेकर के भाजपा की अगुवाई में, एक तरफ बीएसपी अकेले। लेकिन एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कि बीएसपी अकेले है, लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर आप सभी लोगों ने जब बूथ पर भाईचारा तैयार किया, सर्व समाज को जोड़ करके इकट्ठा किया, बिना किसी गठबंधन के बहन जी मुख्यमंत्री बन गई थी, आपकी सरकार बन गई थी। बनी थी कि नहीं? फिर उसी तर्ज पर आप तैयारी करो। आप किसी के गठबंधन के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन आपके साथ धोखा हुआ। एनडीए गठबंधन के लोगों ने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी हम संविधान बदल देंगे। उधर इंडिया गठबंधन ने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान बचाएंगे। ये गलत है। जब बाबा साहब ने ये संविधान बना के सौंप रहे थे तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से अगर मेरा संविधान लागू नहीं करेंगे तो अच्छा संविधान होते हुए भी अच्छा काम नहीं होगा। अगर यह शंका बाबा साहब के मन में थी तो यह भी शंका रही होगी थी कि कहीं मेरे ना रहने के बाद कहीं लोग मेरे संविधान को बदल न दें। इसलिए बाबा साहब ने इतना मजबूत उस संविधान को बना के गए हैं कि संविधान को बदला नहीं जा सकता। उसके आर्टिकल को बदल करके तो किसी का फायदा किसी का नुकसान किया जा सकता है, और यह नुकसान कांग्रेस ने भी किया है, समाजवादी ने भी किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। आज जो समाजवादी पीडीए का नारा देती है, अगर ये असली पीडीए के लिए काम करते तो जो मान्या बहन जी ने अपनी सरकार में बैकलॉग भर्ती कर रही थी। बैकलॉग भर्ती का मतलब समझते हो? बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी, आरक्षण वाली, बाबा साहब के आरक्षण वाली नौकरी जब निकलती थी तो अधिकारी जो होते थे उनकी मानसिकता खराब होने के कारण जगह निकलती थी, फॉर्म भरा जाता, सब कुछ होता था, लेकिन जैसे मालूम होता था कि बाबा साहब दी हुई आरक्षण वाली नौकरी एससी एसटी ओबीसी की है, तैसे एक लेटर बनाते थे। इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट ना मिलने के नाते भर्ती निरस्त की जाती है, और निरस्त कर करके कई लाख नौकरी आज हमारी खाली पड़ी है, कोई भर्ती नहीं कर रहा। बहन जी ये भर्ती कर रही थी। यही समाजवादी पीडीए का नारा देने वाली इन्होंने कहा
ये भर्ती रोक लगा दो। बहन जी जो भर्ती कर रही थी बैकलॉग की, ये रोक लग गई सपा सरकार में। किसकी भर्ती हो रही थी? एससी, एसटी, ओबीसी। अब मुख्यमंत्री कौन थे? बोलो। ओबीसी के मुख्यमंत्री। ओबीसी के मुख्यमंत्री। और भर्ती किसकी रोकी गई? एससी, एसटी, ओबीसी की। यही पीडीए है। बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था एससी एसटी को, यह भी आरक्षण खत्म किया। तमाम अधिकारियों को प्रमोट किया गया था, उनका भी डिमोशन हुआ। प्रमोशन के आरक्षण का बिल फाड़ा गया। ये मेरे सम्मानित साथियों, ये नई पीडीए है। गलत समझते हो आप। वो अपना पीडीए अपने लिए बनाए हैं। उनके पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस। तमाम यादव बेचारा भी सोचता है कि ये हमारी पार्टी है, बिरादरी वाली। लेकिन वो यादव समाज को भी समझना चाहिए कि ये जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, इसमें एक भी यादव सांसद का टिकट समाजवादी ने नहीं दिया था। सिंगल यादव को नहीं दिया। और जो 5 यादव जीत के आए हैं वो यादव नहीं हैं। कोई उनकी पत्नी है माननीय अखिलेश यादव जी की, कोई उनका भाई है, कोई चचेरा भाई है, कोई भतीजा है। यानी 5 के 5 सांसद उनके घर के हैं। दूसरा यादव भी बेचारा नहीं पाया। ये पीडीए थोड़ी ना है, ये उनका परिवार दल अलायंस। इसलिए मैं आप सबको चाहता हूं, बूथ कमेटी मजबूत करो, सेक्टर मजबूत करो। और जो आने वाली सरकार है 27 में जो चुनाव होने जा रहा, इस चुनाव में बड़ी मजबूती से तैयारी करो। आम जनता आज परेशान है। वो 7 से 12 देखा है बहन जी की सरकार, सबको न्याय मिला, सबको रोजगार मिला, सबको सम्मान मिला, एक भाईचारा पैदा हुआ। आज उस सरकार को लोग याद कर रहे हैं। अब 12 से 17 तक की सरकार को भी लोगों ने देखा है कि जो बहन जी ने काम किया था, उस काम को खत्म करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। चाहे हमारे महापुरुषों के नाम से बने जिले को खत्म किया, चाहे हमारी नौकरियां खत्म की, चाहे हमारी और योजनाओं खत्म किया। और जो 17 से भाजपा की चल रही है, ये तो और घातक है। तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। प्राइवेट में आपका आरक्षण है नहीं, सरकारी विभाग को प्राइवेट कर दिया गया। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। ये महंगाई इतनी क्यों है जानते हो? अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड यह है कि आपके उपयोग की जो वस्तु है, हर वस्तु, आपकी जो उपयोग की वस्तु है, इस वस्तु को जो बनाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, कौन बनाता है? फैक्ट्री वाला। समझिएगा ध्यान से। और फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले उद्योगपति लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे दिया सारे दलों को। इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा खाली किसी ने अगर नहीं लिया तो वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी और नेता बहन कुमारी मायावती जी है। बाकी सबने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया। और अगर बड़े उद्योगपतियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले लिए हैं, तो अगर वो अपनी बनाने वाली वस्तु जो आपके उपयोग में आती है, अगर उसकी कीमत कई गुना नहीं करेगा तो पैसा कहां से निकालेगा? कहां से आएगा उसका पैसा? तो इस सरकार से भी आपको राहत नहीं मिल सकती। आज हत्याएं, जंगल राज कायम है, तमाम हत्याएं हो रही, तमाम बलात्कार हो रहा, रेप हो रहा, हमारे लोग साथ अन्याय अत्याचार हो रहा। इससे निजात पाने के लिए हमें आपको आने वाली 27 में अपना बूथ सेक्टर मजबूत करके, अपने हर बूथ को मजबूत करके, सर्व समाज को जोड़ करके फिर से आने वाली 27 में अपनी माननीय बहुजन समाज पार्टी को सरकार में लाना है और माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाना है। सही है? आज जो लापरवाही हुई है दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं आप बूथ पर जाओ, कमेटी गठन करने जब जाओ बूथ पर, तो बूथ पर अपने 4 से 10 लोगों के साथ बैठ जाओ और फिर वहां पूछो
कि भाई चुनाव में एजेंट इस गांव का, इस बूथ का कौन सा नौजवान है जो हमारा एजेंट बनता है बसपा का, उससे मिलो। फिर पूछो कि कौन से लड़के हैं जो नौजवान है जो बस्ता लगाता है, फिर उससे मिलो। फिर उन सब से डिस्कशन करके 1000 वोट लगभग कुछ कम ज्यादा होता है, फिर उसमें आप मात्र 6 लोगों को चिन्हित करो। एक सेक्टर सचिव, आप बूथ प्रभारी, एक बूथ अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, 3 संगठन सचिव। और जब ये 10 सेक्टर की कमेटी बना लो तो उसमें जो सबसे एक्टिव आदमी हो उसको सेक्टर अध्यक्ष बना दो, एक महासचिव बना दो। और जो प्रोफार्मा है इसको भर करके फोटोकॉपी करा करके एक सेक्टर अध्यक्ष को दे दो और उससे बता दो कि ये सेक्टर अध्यक्ष जी, महासचिव जी, ये आपकी टीम है और ये टीम आपकी मुश्किल से 10 बूथों की है। 10 बूथ का मतलब 3-4 गांव। अब आपका काम है 3-4 गांव में जो लोग कमेटी में हैं इनसे घूम घूम कर दोस्ती करो। ये आपकी फौज हो गई, टीम हो गई। सेक्टर अध्यक्ष जी कौन है यहाँ के? राम संजीवन जी, आप सेक्टर अध्यक्ष हैं। अभी ये जो लोग नाम लिया उनसे सबसे दोस्ती करो और जिस बूथ पे नहीं लोग आए हैं वहां 6 आदमी अच्छे तैयार करो, ये लोग सहयोग करेंगे। और अगर ये आपकी 62 लोगों की टीम तैयार हो गई मजबूत, तो फिर दोबारा हमें खबर कर देना, फिर आके उनको हम बताएंगे कैडर कायम चलेगा, तब कैडर कायम चलेगा। आज तो मैं कुछ जरूरी बातें बताने लगा। अगर आप इस काम को करने में सफल हो गए तो आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बूथ कमेटी को तैयार करो और फिर अपने बूथ कमेटी के साथ कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में जाके बैठो और जो हम बता रहे हैं इस बात को बताओ। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी ने किया था, प्रेस नोट आई है अभी जल्दी वाली, जो जिसमें बहन जी ने कहा था, उसमें बोला है बहन जी ने कि जब तक बीएसपी की सरकार नहीं बनी थी इसके पहले हमारे लोग अपने घर के सामने अपनी चरपाई पर, अपनी टूटी हुई कुर्सी पर भी बैठे तो रहते थे, लेकिन अगर कोई आ गया तो खड़े हो जाते थे या जमीन में बैठ जाते थे। अगर ये सम्मान स्वाभिमान के साथ इनको अपनी कुर्सी पर, अपनी चरपाई पर, अपने घर के सामने अगर बैठने का मौका मिला है तो ये बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत की बात, बहन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मौका मिला है। आज कोई आपकी तरफ नजर नहीं उठा सकता। तो हमें फिर इस सत्ता को लाना है। आज जो लोग हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अगर इससे निजात पाते हो, अगर चाहते हो मेरे ऊपर अत्याचार ना हो, मेरे बच्चे पढ़ाई करें, मेरे बच्चे रोजगार पाएं, हम गरीबी की महंगाई से मार से बचें, हमारे साथ न्याय हो, तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार लानी होगी, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो इसके लिए आप लोग कमर बांधो, कोई बात नहीं, हिरासने की जरूरत नहीं है। हो सकता आप बना के आए, वो लोग नहीं आए। अब आपको ये जांच करनी है गांव में जाके, किस गांव में कौन सा नौजवान है जो मन से पढ़ाई भी करता है, जरूरत पड़ेगी तो मन से हमारे संगठन में भी आ जाएगा। आज संडे था, आज बच्चे पढ़ने वाले आ जाते। और उसमें 18 से 25 साल के नौजवान कम से कम 32-34 लोग होने चाहिए। आधे 18 से 25 साल के नौजवान और आधे उनके ऊपर के सीनियर साथी, तब ये नौजवानों का, सीनियर लोगों का गठबंधन बनेगा। क्योंकि आप जानते हो कि आज जिस नौजवान की उम्र 20 साल है, इस नौजवान की उम्र 2007 में शायद 3 साल रही होगी। और 12 में जब तक बहन जी की सरकार थी, क्या जलवा था आपका, तब तक वो जलवा नहीं देखा। उसकी उम्र 8 साल थी। 3 साल से 8 साल का उम्र का बच्चा क्या समझेगा। और आज जब वो 20 साल का नौजवान होश में आया तो पूछता है कि बीएसपी कहां है हमारी। जिसकी उम्र 25 साल है उसकी उम्र 2007 में 8 साल रही होगी, और 12 तक उसकी उम्र 13 साल हो गई। नहीं समझ पाया बहन जी की सरकार को। आज उसको समझाने की जरूरत है
कि मेरे भाई बड़े संघर्ष करके माननीय साहब बहन जी ने पार्टी बनाई है, बहुत संघर्ष करके बाबा साहब का मूवमेंट को आगे लाई है। और जब अपनी सरकार नहीं आई होती बेटा, तो आज चौराहे पर खड़े होकर के बात नहीं कर सकते थे। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, माननीय कांसी राम साहब बहन जी की देन है, बाबा साहब के संविधान की देन है। तो साथियों, हम अपनी बात समाप्त करेंगे। हम आप सभी लोगों से इसी निवेदन के साथ हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं अपनी कमेटी के लोगों से, बाम सेव के साथी भी हमारे मौजूद हैं, वो भी अपनी टीम तैयार कर लें। 11 लोग जिला में, 11 लोग विधानसभा में, 6 विधानसभा है, 11 छक 66, 11 जिले के कितने हो जाएंगे? 76। ये 76 लोगों की इकट्ठा करिए, एक बैठक कराइए बढ़िया। अगर ये हमारे लोग बैठक में आ गए, मजबूती से कैडराइज हो गए, तो ये सेक्टर बूथ को बनाने में भी आपके लोग सहयोग अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आज संडे इसलिए साहब भी हमारे आ गए, आपका स्वागत करिए। आप सबका भी स्वागत है और इसमें सहयोग भी आपका मिलेगा तो अच्छी कमेटी बन जाएगी। साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करेंगे। इधर बीबीएफ के लोग भी, इनके भी बरातीलाल भाई अपने विधानसभा तैयार कराओ, इनकी भी एक बैठक हम लेने आएंगे, बीबीएफ की भी, बाम सेव की भी। और अभी बहन जी ने पिछड़े समाज का एक संयोजक बनाया है, पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए, एक एससी एक ओबीसी, दोनों संयोजक पद है। अभी उन भाईचारा कमेटी को, जो बैकवर्ड की भाईचारा कमेटी बहन जी ने बनाया है, उनकी मीटिंग अभी 25 तारीख को बहन जी लेने जा रही हैं। वो भी विंग हमारी चालू होगी। बहन जी उन लोग बुला के खुद गाइड करेंगी कैसे काम करना है। जब बहन जी गाइड करेंगी, जिस तरह वो काम करेंगे, हमारी बाम सेव की टीम, बीवीएफ की टीम, भाईचारा की टीम, बीएसपी की टीम, ऐसे ही साथ में काम हुआ था। और फिर हम लोग उस दशा पे आए हैं। मजबूती सारी विंग काम करना शुरू करेगी। मैं गारंटी से कहता हूं, हम अपना काम शुरू कर दें, सरकार बनाने की जिम्मेदारी माननीय बहन जी की है। निश्चित है आपकी सरकार बनेगी, 27 में कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करें, जो हमको माननीय बहन जी बताएं उस काम को ईमानदारी से पूरा करें, ये हमारी ड्यूटी है। और सरकार बनाना काम बहन जी का है। निश्चित है हमारी बहन जी देवी हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो होके रहेगा। हमारे लोग नारा लगे जाते हैं ना कि न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी। बहन मायावती जी सत्ता में थी, न्याय मिलता था लोगों को। आज जिस तरीके से, चाहे जौनपुर की हत्या हो, चाहे बस्ती की हत्या हो, चाहे गोरखपुर की हत्या हो, चाहे फैजाबाद की हो, चाहे मथुरा की हो, सहारनपुर की हो, जिस तरीके से अत्याचार अन्याय सरकार में हो रहा, पूरी तरह जंगल राज कायम है। आज आम जनता भी इंतजार कर रही है कि बहन मायावती जी जल्दी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, ताकि इस प्रदेशवासियों को न्याय मिल सके। आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका।